अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक सबको। लास्ट 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना सका, कुछ मसरूफियत की वजह से। तो आज इस वीडियो में मैं जो अपडेट्स हैं क्रिप्टो मार्केट की वो शेयर करूंगा और कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और किन की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं, तो उन चीज़ों का मैं कवर करूंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छा कोशिश करूंगा इसमें कि इन सारी जो मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं उसके जो रेफरेंस हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें और उसको ओपन करके मज़ीद अगर डिटेल चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप पूरा उसका आर्टिकल पढ़ के उसकी डिटेल ले सकते हैं। और क्योंकि कोई भी न्यूज़ है वो अपनी तरफ से तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो जिस सोर्स से मुझे न्यूज़ पहुँची है उसी सोर्स से मैं आपको वो सोर्स जो है वो शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NFT से। तो ये जो बोर्ड एप्स मंकीज़ हैं, इनकी बोर्ड एप यार्ड क्लब जो है, इन्होंने अपनी NFTs की जो कलेक्शन है वो लॉन्च की थी और विद इन 3 आवर्स उन्होंने जो है मोर देन $300 मिलियन जो हैं वो इससे फंड रेजिंग की है। और इससे रिलेटेड दो न्यूज़ और हैं। इस न्यूज़ से रिलेटेड वो ये हैं कि एक तो स्कैमर्स ने तकरीबन 3.7 मिलियन की जो NFTs हैं वो जो बायर्स थे उनके वॉलेट्स हैक करके वो उन्होंने स्टील कर ली हैं। और साथ में ही क्योंकि उस टाइम नेटवर्क पर बड़ा कंजेशन था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, तो तकरीबन 10,000 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फेल हुई हैं। मतलब आप जब ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करते हैं चाहे किसी भी ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए, तो आप उसकी एक फ़ीस देते हैं ट्रांजैक्शन करने की। तो 10,000 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, प्रोसीड नहीं हो सकी। और उसके अगेंस्ट जो फ़ीस दी गई है कितनी है, $4 मिलियन। $4 मिलियन जो है, जो बायर्स थे जो ट्राई कर रहे थे NFTs को बाय करने के लिए, उन्होंने ट्रांजैक्शंस की, उनकी ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट हुई हैं। तो टोटल 10,000 के करीब ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट हुई हैं और टोटल फीस जो है तकरीबन 4 मिलियन के पास जो है वो वेस्ट हो गई है बायर्स की। तो ये जो है इथेरियम ब्लॉकचेन जो है, इसके ये इश्यूज हैं। एक तो उनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस आए है और ये रिजेक्शन का इशू जो है कंजेशन की वजह से, इसकी वजह से $4 मिलियन जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं और इसका कोई रिफ़ंड नहीं है। और बायर्स ने बस वो वेस्ट कर दी। हो सकता है उन्होंने NFT भी बाय ना कर सके हों बाद में, हो सकता है किसी ने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की ट्राई की हो, 4-5 बार, हर बार रिजेक्ट हो गई हो। तो ये एक इशू है इथेरियम ब्लॉकचेन का। और इसी तरह आपको पता है सोलाना जो है वो तकरीबन 7वीं दफ़ा जब से वो लॉन्च हुआ है उसका जो नेटवर्क है वो शट डाउन हो गया। और ये इश्यूज अभी हैं इन ब्लॉकचेन्स में। अभी तक पॉलीगॉन अच्छा रहा है और एवलांच अच्छा रहा है और बाइनेंस स्मार्ट चेन अच्छा रहा है। लेकिन सोलाना और इथेरियम में ये इशू, सोलाना में तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हो गया और ये इथेरियम में भी जो है ये इश्यूज आ रहे हैं। और इथेरियम की फ़ीस आए होने की वजह से जो है ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं। यही आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आप तकरीबन 80 सेंट के आसपास या 60 सेंट्स के आसपास जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस देते हैं। और इथेरियम में यही आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो $15 से स्टार्ट होती है। और कल जब कंजेशन की वजह से जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो भी तकरीबन जो है 300,000 से प्लस कर गई थी। और जो इनके ऑनर हैं विटालिक बटरिन, उन्होंने कहा कि ये फ़ीस डबल भी हो सकती थी। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है एल्गोरैंड से रिलेटेड। एल्गोरैंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है फीफा वर्ल्ड कप में जो कि कतर में होने जा रहा है। और इसको फ़ुटबॉल का मतलब वर्ल्ड कप में एज अ स्पॉन्सर भी वो शामिल हुए हैं और साथ में वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उन्होंने पार्टनरशिप की है फीफा के साथ। उसमें वो हेल्प करेंगे उनको NFTs जो है
बनाने में और NFTs को सेल करने में। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप भी की है और NFT से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, और उसके बाद एक न्यूज़ है क्रिप्टो अडॉप्शन से रिलेटेड। अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा बैंक जो है, उन्होंने अपने जो यूज़र्स हैं उनके लिए इथेरियम, बिटकॉइन, XRP और इसके अलावा भी कुछ ऑल्ट कॉइन की जो ट्रेडिंग है अपने प्लेटफॉर्म पे वो अलाउ कर दी है। अब उसकी रीज़न क्या है? अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्की में जो है इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 62% आया मार्च मंथ का, और अर्जेंटाइन का तकरीबन 55% के आसपास है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंफर्म भी बता दूँ, तो तकरीबन 55% के आसपास इनका इन्फ्लेशन रेट है, जिसकी वजह से इनकी जो जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है। अब उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए ये क्रिप्टो अडॉप्शन हो रही है, ताकि लोग जो हैं बजाय इसके कि लोकल करेंसी में पैसे सेव करें, वो अब क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करके अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्यों अडॉप्शन इसकी बढ़ती जा रही है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फिर 0.25% जो है अमेरिका में फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसका एक और इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगली न्यूज़ है दुबई से रिलेटेड, UAE से रिलेटेड, जो कि दुबई का रेगुलेटर है VARA, इसको कहते हैं दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो उन्होंने सैंडबॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे अपना वो मेटा HQ के नाम से अपना एक वर्चुअल हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, और ये वही अथॉरिटी है जो कि दुबई और UAE में जो है इनकी रेगुलेशन कर रही है क्रिप्टो मार्केट की। वही जो है लाइसेंस इशू कर रहे हैं, और वही जो है इसको लीगलाइज और सारा पेपर वर्क और सारा फ्रेमवर्क वर्क जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बैंक्स के साथ भी, और साथ में इन अपनी एक्सचेंजेस को भी लाइसेंस दे रहे हैं कि वो फ्री जोन में जाके अपनी एक्सचेंजेस को ओपन कर सकते हैं। और इसी न्यूज़ के ऊपर जो CZ हैं बायनांस के CEO, उन्होंने भी इस पे अपनी एक ट्वीट की है कि ये दुबई जो है वो बेस्ट प्लेस है क्रिप्टो रेगुलेशन के हिसाब से और एडॉप्शन के हिसाब से। तो बायनांस ने भी यहाँ से लाइसेंस ले लिया है, और कैराकन एक्सचेंज ने भी ले लिया है, और जो लोकल एक्सचेंज है जैसे बिटओएसिस है वो भी ऑपरेट कर रही है तकरीबन लास्ट 3 से 4 सालों से। तो ये एक क्रिप्टो अडॉप्शन से रिलेटेड न्यूज़ थी। उसके बाद जो है Crypto.com के जो होल्डर्स हैं उनके जो एसेट की प्राइस है उसमें तकरीबन 30% जो है डिक्लाइन आया है CRO टोकन में। Crypto.com का जो अपना नेटिव टोकन है, उसकी रीज़न जो ये है कि जो उन्होंने कार्ड इशू किए थे अपने होल्डर्स को, डेबिट कार्ड्स, उसमें उन्होंने जो उस पर रिवॉर्ड दे रहे थे वो उन्होंने तकरीबन आधा कर दिया था, 8% से 4%, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है प्राइस में डिक्लाइन आया है। और ये सारा ट्विटर ट्रेंड चलने के बाद जो है अभी वो इसको दोबारा रिव्यू किया है, और दोबारा इन्होंने 6% तक दिया है, और अभी एक लेटेस्ट ट्वीट आया कि हम इसको अभी भी रिकन्सिडर कर रहे हैं। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, उनकी अपनी एक्सचेंज है, उनकी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है डिफरेंट इवेंट्स में, और ये जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं उनमें भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो है, जैसे मैंने पहले आपको इथीरियम का बताया, अभी मैं आपको डॉज कॉइन का बताता हूँ। तकरीबन 438 मिलियन डॉज कॉइन जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग के बाद, जो कि लास्ट मंथ में लिस्टिंग हुई थी शीबा की, डॉज कॉइन की और मैटिक की, कंपाउंड की, इन कॉइन्स की लिस्टिंग हुई थी रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे। तो पर्सनल वॉलेट से रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे 438 मिलियन डॉज कॉइन जो हैं ट्रांसफ़र हुए हैं, और आप इमेजिन करेंगे कितनी फ़ीस पे की होगी उन्होंने। इस ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने 2 डॉज कॉइन पे की हैं, तकरीबन 0.26
डॉलर्स। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है बैंक्स के लिए? क्या आप बैंक्स के थ्रू इतना पैसा जो है 438 कॉइन्स, अगर आप इसको डॉलर्स में भी करें तो वो तकरीबन 55 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ही अमाउंट बनती है। तकरीबन अगर 55 मिलियन डॉलर भी लगाएंगे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कितनी फ़ीस देंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने पेपर वर्क होगा? तो ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है कि आपने सिर्फ 26 सेंट्स दिए हैं। मैं कहता हूँ आपने अगर 50 सेंट्स भी दिए हैं या कोई ब्लॉकचेन आप यूज़ करें जहाँ पे आपने 80 सेंट्स दिए हैं या $1 भी दिया है, इट्स नथिंग। तो आप कुछ भी नहीं पे कर रहे हैं और आपका इंस्टेंटली फंड्स भी ट्रांसफ़र हो गए और उसका सारा रिकॉर्ड आपको ब्लॉकचेन पे मिल जाता है। तो बैंक्स जो हैं इनको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ बैंक्स जल्दी कर लेंगे, कुछ बैंक्स बाद में करेंगे। अगर ये कोलैबोरेट कर लेते हैं तो बैंक्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। वो अपने ही एटीएम मशीन जो जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं उसके साथ ही जो है क्रिप्टो के साथ मर्ज करके सेम मशीन को वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है कंपनीज आप सुनने में आ रहा है कि, और आप देख भी रहे हैं कि तकरीबन हर महीने मोर देन 500 मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बिटकॉइन से रिलेटेड। तो एक उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगर ये पहले ही कोलैबोरेशन कर लें आपस में तो उनको भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा और बैंक्स का भी फ़ायदा है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बनता जा रहा है, टाइम लगेगा, बन जाएगा, तो फिर जो है बैंक्स बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे अपना मार्केट शेयर। तो बहुत डिफरेंस है। आप बैंकिंग चैनल के थ्रू फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं और आप इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, इसका कोई मैच नहीं है। टाइम से रिलेटेड भी आप टाइम कंपैरिजन कर लें, आप फ़ीस का कंपैरिजन कर लें, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनका। ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है एज़ कंपेयर टू द बैंक्स। उसके बाद वी चेन से रिलेटेड न्यूज़ है। वी चेन ने जो है एक कंपनी है एलचेमे पे ACH, इनका अपना नेटिव टोकन भी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके तकरीबन मोर देन 2 मिलियन जो स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वी चेन के ज़रिए जो है अब पेमेंट्स एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो कोई भी है जो अभी इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं आई कि वो 2 मिलियन स्टोर्स कौन से हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं और कौन कौन से फेमस ब्रांड उसमें शामिल हैं, वो आने वाले दिनों में कुछ न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन ये ऑफिशियल उन्होंने जो है अनाउंस किया है कि हमारी पार्टनरशिप जो हुई है अल्चेमी पे के साथ, उसके थ्रू जो है आप वेट टोकन जो है वी चेन का अपना नेटिव टोकन, उसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगली न्यूज़ है मेटा से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, और ICP इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका नाम जो है डीफिनिटी के नाम से उनका ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है Web3 के ऊपर। तो अभी इनका कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट ये है कि ICP ने डीफिनिटी ने अपना जो है लोगो जो है उनका, वो उन्होंने इन्फिनिटी का जो लोगो होता है वो उन्होंने अपना जो है रजिस्टर किया था, जिसके बाद मेटा ने उसको थोड़ा सा चेंज करके, आपको लिंक दूंगा, आप इसको ओपन ज़रूर करिएगा, तकरीबन 90% सिमिलर जो है अपना उन्होंने लोगो जो है बना दिया मेटा ने, फेसबुक ने। तो अभी जो है ICP वालों ने एक लॉ सूट किया। अभी उन्होंने ऑफिशियल जो है नोटिस भेजा है कि आप अपना लोगो चेंज करें इसको, अदरवाइज़ जो है हम लॉ सूट करेंगे। वो भी एक फेमस कंपनी है ICP, और वो टॉप 50 कंपनीज़ में आती है क्रिप्टो मार्केट में। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, इस टाइम वो तकरीबन 36वें नंबर पे है, 36 नंबर पे है, और इस टाइम उसका मार्केट कैप जो है 2.8 बिलियन है, और मोर देन 150 मिलियन की जो है 24 आवर्स में उसकी ट्रेड है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट है। और जैसे मार्केट जो है रिकवर होगी तो इसकी प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी।
तो ये भी देखना पड़ेगा। मेटा के बहुत सारे जो हैं कंसर्न्स रहे हैं, उन्होंने कितने बार अपना नाम चेंज किया है, फिर उन्होंने अपना मेटा का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और अभी एक ये भी उनको अगर लोगो चेंज करना पड़ गया तो सारी रीब्रांडिंग उनको करनी पड़ेगी। तो सोच समझ के, पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि फेसबुक के जो कंसर्न था, क्योंकि उनके अपना भी एक विसल ब्लोअर ने, उनका अपना एम्प्लॉय था जिसने कहा था कि उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि इसमें बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न हैं फेसबुक में, और आपका सारा जो है पर्सनल डेटा जो है उनके एक्सेस में आ जाता है। तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ा नाम देख के नहीं करनी है, अपनी रिसर्च करके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद जो है EPS एलिप्सिस के नाम से जो एक प्रोजेक्ट है, वो आई थिंक 300 के आसपास जो है उसका रैंक है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, क्योंकि फेमस प्रोजेक्ट है इस टाइम ये। इसका रैंक है 321, और इसका मार्केट कैप है $111 मिलियन। और अभी इसकी माइग्रेशन हो रही है, तो आपने अपनी माइग्रेशन जो है वो टाइम से उसको देख लेना है। बाइनेंस भी उसमें उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो इनका जो टोकन है वो EPS है, तो अभी वो EPS से EPX हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप स्वैपिंग कर सकते हैं, पूल्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने EPS टोकन्स को, और रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो आपने जो है इसका ख्याल रखना है। ये 3 मई को उन्होंने, जो कि कल थी, उन्होंने ये सस्पेंड कर दिए हैं कि आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते EPS USDT में और EPS BUSD में। और बाकी जो है उसके विड्रॉल भी वो सस्पेंड कर देंगे 9 मई को। तो आप जिसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपने जो है माइग्रेट कर ले अपने टोकन्स को। और EPX का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। ये सारे जो लिंक हैं मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ओपन करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का बुलेटिन। लास्ट में एक बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे वॉरेन बफेट आप सबको पता है कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भी रहे हैं, और अभी भी टॉप 10 में आते हैं। तो उनकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कोई $25 का भी एक बिटकॉइन दे तो मैं तब भी इसको बाय नहीं करूँगा। तो अपनी अपनी अप्रोच है ये। और उसी दिन जो है एलोन मस्क ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, इनकी स्टेटमेंट के बाद, कि मैंने और बिटकॉइन बाय कर ली। तो डिफरेंट अप्रोच है, और डिफरेंट लोगों की अपनी ओपिनियन है, और वो ये समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इलोन मस्क जो हैं वो कहते हैं कि इसकी जो है ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप अपना जो वैल्यू है, वेल्थ है, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये था आज की न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर की हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पॉलीगॉन का जो रिव्यू है वो दूं। और बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि पैनकेक स्वैप में उनको बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। वो जो मैं लिंक्स शेयर करता हूँ वो उसको ओपन नहीं करते, उनके कमेंट में रिप्लाई में मैंने किए हैं, आप उसको ओपन करें, आप फिक्र ना करें, आपके कॉइन्स उधर ही हैं, क्योंकि वो अपग्रेड हुआ है V2 के ऊपर, मास्टर शेफ़ के ऊपर उन्होंने वर्जन अपना अपग्रेड किया। तो आपने जो भी स्टेकिंग की हुई है या फार्मिंग की हुई है, आपको पहले वो अनस्टेक करनी है। आप अनस्टेक करने के बाद जो है आप न्यू वर्जन में दोबारा स्टेक कर दें। तो आप अगर पूल्स में डायरेक्ट जाएंगे तो आपको शो नहीं करेगा। आप उसमें, आप जैसे ही अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने पूल्स या सिरप पूल्स में, अगर आपने पूल्स में स्टेकिंग की हुई है तो पूल्स वाले सेक्शन में जाएं, अगर आपने फार्मिंग की हुई है तो फार्म्स के सेक्शन पे जाएं। तो आपको टॉप पे ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो है मास्टर शेफ V2 में माइग्रेट कर लें। ठीक है, आपने वहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आप उसने सारे जो है अपने टोकन जो है लिस्ट आपकी आ जाएगी, वो आपने सारे अनस्टेक कर लेने हैं। अनस्टेक करके वो आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने स्टेकिंग करनी है तो आप दोबारा वेबसाइट को रिफ़्रेश करके, तो आप पूल्स में या फार्मिंग में जैसे आपने करनी है वो करके आप उसमें फार्मिंग या स्टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैंने अपने जो टोकन्स थे, मेरे टोकन्स मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, और अभी मुझे वो प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जिन्होंने ऑलरेडी जो है मास्टर शेफ 2 पे माइग्रेट कर लिया, उनको अब वो ऑप्शन शो नहीं होता।
तो जिन्होंने नहीं किया उनका अभी भी ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो वो जाके उधर अपना कर सकते, लेकिन वॉलेट पहले कनेक्ट करें। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद डैशबोर्ड पे नहीं रहना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने पूल्स या फार्म्स में जाना है, जहाँ पे आपने अगर फार्मिंग की है तो फार्म्स में जाए, अगर स्टेकिंग की हुई है तो पूल्स में जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पॉलीगॉन का एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।